हेलो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2025 के अंतर्गत आज हम इकोनॉमिक्स का कुछ प्रैक्टिस सेट का एमसीक्यू मॉडल पे अध्ययन कराने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हम व्याख्या के साथ इसका आपको हल कराने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि तटस्थता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तटस्थता वक्र को आईसी वक्र हम कह सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व, इसको हम उदासीनता वक्र के भी नाम से जानते हैं और इसको तटस्थता वक्र के भी नाम से हम जानते हैं। तो सही उत्तर आपका है आपका ए, एजवर्थ के द्वारा। हालांकि इनके बाद बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने तटस्थता वक्र पे अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन प्रारंभिक जो है एजवर्थ के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा है कि तटस्थता वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर जैसा होता है, यानी किन परिस्थितियों में जो आईसी वक्र जो होता है अंग्रेजी के एल अक्षर के समान होता है। तो ऑप्शन ए सही है, दोनों वस्तुएं पूर्ण पूरक वस्तु, कंप्लीमेंट्री गुड्स, दोनों पूरक हो, कंप्लीमेंट्री गुड्स, तभी यह एल अक्षर के समान होता है। प्रश्न नंबर हम तीसरे की तरफ चलते हैं कि कुल तुष्ट गुण अधिकतम होने पर सीमांत तुष्ट गुण होता है। यानी हम कह सकते हैं, जो देखिए टोटल यूटिलिटीज जब बढ़ता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटीज जो होता है वो धनात्मक होता है। लेकिन अगर यही टोटल यूटिलिटीज जो अधिकतम होता है तो जो यमयू होता है वो शून्य होता है। लेकिन अगर यही टीयू घटता है तो यमयू जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तीन परिस्थितियां होती है। यहां पे क्या है, टीयू अधिकतम है तो सीमांत क्या होगा, यहां देखिएगा टीयू ही पूछ रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही है, वो शून्य होगा। अगर टीयू बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यही टीयू यानी टोटल यूटिलिटीज जब डिक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटीज जो होता है नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। वो यहाँ पे यानी तीनों परिस्थितियां आपने देख लिया। कभी इसको बेस बना के इसको पूछता है तो कभी इसको बना करके इसको पूछता है। यानी इसको मेन रखेगा तो इसका प्रश्न का उत्तर बताना होगा, ये मन रखेगा तो इसका उत्तर बताना होगा। तो टोटल यूटिलिटीज और मार्जिनल यूटिलिटी को मैं सरलता से समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं कि तटस्थता वक्र प्राथमिक विश्लेषण पर आधारित है जिसका दृष्टिकोण है, यानी तटस्थता वक्र प्राथमिक विश्लेषण पर आधारित है जिसका जो दृष्टिकोण है, तो ये है आपका क्रमवाचक। मैं आपको बता दूं आईसी का एक फार्मूला देखिए, एक्स वस्तु की मात्रा में अगर वृद्धि होगी तो वाई वस्तु की मात्रा में आपकी कमी होगी। ये दो वस्तुओं के प्राप्त संयोग को दिखाने वाली जो बिंदु होती है उसी को हम तटस्थता वक्र कहते हैं। अगर एक्स वस्तु की मात्रा में कमी होगी तो वाई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी, इसी को बोलते हैं आईसी वक्र, इसी को बोलते हैं हम आईसी वक्र। यानी यहाँ पे देखिएगा ऐसे समझाया जाएगा, यानी ये होता है आपकी आईसी वक्र, ये वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु है, और ये जो है ये बिंदु जो होती है ये संतुष्टि का बिंदु होता है, इसी को हम आईसी। अगर ये इसमें कमी होगा तो इसमें वृद्धि होगा, अगर इसमें कमी होगा तो इसमें वृद्धि होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्रमवाचक, यानी वस्तुओं को अपनी उपयोगिता के हिसाब से क्रम से सजाते हैं, इसलिए इसको क्रमवाचक विश्लेषण के रूप में भी हम जानते हैं। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर बताता है, यानी तटस्थता वक्र जैसे हमने आपको बताया, ये तटस्थता वक्र जैसे आपको हमने एक समझा दिया फिर से एक बार, ये है तटस्थता वक्र जिसको आईसी वक्र। अगर पूछता है कि तटस्थता वक्र क्या बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे कैसा होता है, तो आईसी वक्र ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है, तो बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की तरफ
झुका हुआ होता है तटस्था वक्र, जिसको आईसी वक्र कहते हैं। मैं बताया वही समान ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। तटस्था वक्र प्रत्येक बिंदु पे बताता है, क्या बताता है भाई? ऑप्शन बी सही है, समान संतुष्टि के स्तर को बताता है। यानी हम देख सकते हैं कि ये वाई वस्तु है और ये क्या है आपका यक्स वस्तु है, ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। अगर ये घटता है तो ये क्या है? बढ़ता है। अगर ये बढ़ता है, ये घटता है तो ये क्या है? बढ़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं समान संतुष्ट के स्तर को बताता है इंडिफरेंस वक्र। नेक्स्ट चलते हैं, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो गोसेन का जो प्रथम नियम है ऑप्शन बी है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गोसेन का यह प्रथम नियम है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, सूक्ष्म में किया जाता है कि बृहद में किया जाता है? तो माइक्रो, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक कस्टमर जो है उसका बिहेवियर, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट चलते हैं कि दाईं ओर का उदासीनता वक्र बताता है, यानी संतुष्टि के स्तर को बताता है। कैसा बताता है? दाईं, ये देखिए ये मेरा लेफ्ट, ये हमारा राइट, यहाँ पे IC1 IC2 IC3, यानी हम कह सकते हैं यानी इसका जो उत्तर है ऊंचे स्तर को बताता है। ऑप्शन सी सही है। यानी जैसे जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे संतुष्टि मिली, अगर यहाँ पे मिलती है, अगर यहाँ पे मिलती है, देखिए हम y का भी अधिक वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं और x का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये आपका a है, ये b है, ये c है, तो c जो है ऊंचे स्तर को बताता है। हमको अधिकतम संतुष्टि IC3 पे मिलेगा, जिसको हम ऊंचे स्तर कह सकते हैं। इसलिए दाईं ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जो संतुष्टि का जो लेवल होता है वो दोनों वस्तु x और y दोनों का हाई होता है, अधिकतम होता है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं कि किसने कहा कि उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है? किसने कहा कि उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है? तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि उदासीनता इंडिफरेंस कर गोलाकार भी हो सकता है। मैं एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे देखिए ये अर्ध गोलाकार की जो बातें आई हैं, तो अगर ऐसे ऐसे और भी बढ़ता जाएगा तो ये गोलाकार हो सकती है। y वस्तु की y2 मात्रा ले रहे हैं और हम x वस्तु की हम बात कर रहे हैं तो x2, तो हमको एक गोलार्ध का स्थिति बनता जा रहा है। चूंकि यह एक लंबा विषय है, हम ऑब्जेक्टिव के तहत आपको एक फिगर दिखा रहे हैं। डिटेल के लिए हम इसके बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, जो एक वीडियो है। जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो उनके बीच प्रतिस्थापन जो सीमांत सब्स्टिट्यूट जो रेट होता है वो क्या होता है? यहाँ पे स्थिर होता है। जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से स्थापित, x का y में, y का x में, तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए आपका है, स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। नेक्स्ट इसी जैसा एक और प्रश्न का उत्तर में है, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए सदैव ऋणात्मक होती है। सदैव प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे सेव का प्रतिस्थापन अगर आप संतरा में करते हैं, अगर सेव का प्रतिस्थापन अगर संतरा में करते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा सेव की मात्रा चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा संतरे का प्रत्याग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के वैल्यू में डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, सोना और चांदी की जैसे बात होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आकुंचित वक्र, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्व आर्थिक विश्लेषण के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विनिमय, एक्सचेंज के क्षेत्र से यह संबंधित है। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं कि संदूक चित्र, बॉक्स जो है डायग्राम का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो ऑप्शन सी सही है, एजवर्थ ने किया था। यानी बॉक्स डायग्राम का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो एजवर्थ ने किया था।
ये एक बॉक्स का हम समझिए एक स्वरूप दिखाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये y वस्तु को दिखाया गया है, यहाँ पे x वस्तु को दिखाया गया है, और ये यहाँ पे काट करके एक बॉक्स टाइप में बना दिया है। ये बॉक्स कहते हैं संदूक बॉक्स। ये बड़ा डिटेल की चीजें हैं, हालांकि मैं समय इसमें कम है। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो ऑप्शन बी सही है, सैमुअल्सन। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक सैमुअल्सन है। नेक्स्ट, प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार है तो सबल क्रमबद्धता, इसका जो आधार है वो सबल क्रमबद्धता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कीमत और मांग के बीच संबंध होता है। स्वाभाविक है, आज समस्या का समाधान कर देते हैं। कीमत का मतलब होता है प्राइस और मांग का मतलब होता है डिमांड। स्वाभाविक है, इस संबंध क्या होता है, तो स्वाभाविक है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या है आपका घटता है। अगर महंगाई बढ़ जाए तो उसकी आपकी मांग क्या होगी, मांग कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस घट जाए तो स्वाभाविक है डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप देखते हैं बाजार में जब जो ये क्या मटर जो है 80 रुपया केजी था तो हम 1 पाव लाते थे, लेकिन आज 20 रुपया केजी हो गया है तो क्या है, हम 2 किलो लाते हैं, कई तरह का व्यंजन बना करके खाते हैं। तो स्वाभाविक क्या बता रहा है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे आ रहा तो डिमांड, तो क्या रिलेशन आप जान गए होंगे, ये आपका ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही है। प्राइस और कीमत के मांग के बीच जो संबंध होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कीमत और पूर्ति के बीच संबंध क्या होता है। कीमत का मतलब होता है प्राइस और पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। यानी अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, अगर प्राइस गिरती है तो सप्लाई भी गिरती है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही होती है तो हर एक फर्म ये सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन करके बाजार में ज्यादा से ज्यादा बेच करके प्रॉफिट बुक कर लें, प्रॉफिट प्राप्त कर लें, लाभ कमा लें। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई के बीच का जो रिलेशन होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका भी आपको सही, क्योंकि देखिए बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा तो एक ही रास्ते चल रहे हैं, बढ़ रहा तो बढ़ रहा, घट तो संबंध क्या होगा, ऋणों के बीच धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक ऐसा मांग वक्र जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है निम्न प्रकार की लोच को प्रदर्शित करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो अनंत। ये क्या प्रदर्शित करता है, अनंत। जैसे एक्स अक्ष, यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे होता है, ये है वाई अक्ष, ये है आपका एक्स अक्ष, और ये क्या बोल रहा है कि जो मांग वक्र यानी जो डी है वो एक्स अक्ष के समानांतर है। यानी इसको हम प्राइस कर दिए, एक्स वस्तु है। अगर यहाँ वस्तु देख सकते हैं, वस्तु अगर बढ़ रहा है लेकिन प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, या और ये हो जाएगा आपका डी बराबर अनंत होगा। इसलिए क्योंकि प्राइस यानी मांग बढ़ जाए या मांग घटे लेकिन उसके प्राइस पे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इसको हम डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणे पी बटे हम क्यू से जब इसको हम हल करते हैं आंकड़ों के साथ तो आपका एक कटेगा नहीं, अनंत आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं इनके बीच का जो रिलेशन है ऑप्शन ए आपका सही है। ये फार्मूले के हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए उसको हम एक डायग्राम को यहाँ दिखाया गया है कि अगर 10 से बढ़कर के 25 हो जाता है लेकिन इसके प्राइस में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू अनंत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे एक ऐसा मांग वक्र जो वाई अक्ष के समानांतर होता है निम्न प्रकार की लोच को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन सी सही है, शून्य। इसमें क्या होता है देखिएगा, वाई अक्ष हमने बताया ये है आपका, ये डी है, ये है आपका वाई अक्ष, ये है आपका एक्स अक्ष। यानी हम कह सकते हैं ये प्राइस आपका प्राइस बढ़ रही है लेकिन जो क्वांटिटी है क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है। वो किसको प्रदर्शित करता है, तो शून्य। इसको भी हम क्या करते हैं डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणे पी बटे क्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी का डिफरेंस और डेल्टा पी का मतलब होता है प्राइस का डिफरेंस और पी का मतलब होता है फर्स्ट प्राइस
और क्यू का मतलब होता है फर्स्ट क्वांटिटी। जब आप सॉल्व करेंगे तो ईडी बराबर क्या हो जाएगा, यह शून्य हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस फार्मूले को हमने यहाँ भी बना करके दिखाया है। यहाँ पे ईडी बराबर क्या होता है आपका 0 आधा है। नेक्स्ट चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कलेक्शन लेकर के आएंगे।